हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी यू जेट की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आप कैसे डी यू जेट में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा डी यू जेट में। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डी यू जेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डी यू जेट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट एडमिशन टेस्ट है जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इसकी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू डी यू के अंदर जितने भी मैनेजमेंट के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन मिलता है। जो मेन जो 3 कोर्सेज हैं जिसके जिसके लिए ये डी यू जेट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो डी यू जेट का एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको जरा सा ब्रीफली बता दूं। एग्ज़ाम जो मोड है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पे एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आपको सेंटर में बैठ करके देना होगा। दिस इज़ द प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सिस्टम पे बैठ करके देना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम है जिसमें 100 क्वेश्चन कम आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज यानी कि मोड ऑफ जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में होगा। हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। 4 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। एंड जनरली जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का वो 25 ईच इन ऑल द सेक्शंस होता है। बट ये वेटेज जरूरी नहीं है कि फॉलो हो, जैसा कि 2020 के एग्जाम में देखा गया था। तो डी यू जेट एक प्रीमियर एग्जाम है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी. So how can you ensure that you get a seat in DU JET? How can you ensure your selection in Delhi University, in such a premier university? So some of the basic tips which you need to keep in mind are that फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर एग्जाम वेरी वेल। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जाम के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है वो आपको हर तरफ से कलेक्ट करनी है। उसके बारे में पूरे एग्जाम के बारे में आप पढ़ें, उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर लें। यू शुड बाय हार्ट द सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप सिलेबस आपका पूरा अच्छे से आपको याद है, अगर आपको सिलेबस पे पकड़ है तो आप फिर प्रिपरेशन ईजिली कर पाएंगे। इसके अलावा जो नो ईयर एग्ज़ाम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे या कुछ मॉक्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल जाएगा। टैकल बिजनेस अवेयरनेस स्मार्टली। तो बिजनेस अवेयरनेस के बारे में क्या बात है? एक्चुअली बिजनेस अवेयरनेस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं डी यू जेट के एग्ज़ाम के अंदर, और ये मेक और मार्क सेक्शन है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो बोर्ड्स के दौरान जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन नहीं करते, बिजनेस अवेयरनेस की प्रिपरेशन नहीं करते, इसलिए उनको आइडिया नहीं होता है। और ये सेक्शन जो है वो चूँकि ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज का एग्ज़ाम है तो ये एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डी यू जेट में। वर्बल एबिलिटी इज़ अ मैराथन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वर्बल एबिलिटी का जो पेपर सेक्शन होता है वो रिलेटिवली ईजियर होता है। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो यूजुअली ईजी टू मॉडरेट होती है। इट्स रेयरली इट्स डिफ़िकल्ट, बट you need to keep in mind that it's a marathon. It's a very long section in DU JET simply because there are a lot of passages in reading comprehension which you need to tackle. तो वो आपको ध्यान रखना है, मैराथन सेक्शन है, आपको समय को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना होगा इस सेक्शन में। क्विकन योर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस एग्जाम ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी के चक्कर में आपने अगर ज़रूरत से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो आपका सिलेक्शन डाउटफुल हो सकता है। सिंपली बिकॉज दिस एग्जाम इज़ अ रिलेटिव एग्जाम। एक रिलेटिव एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको एब्सोल्यूट मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। आपको एब्सोल्यूट मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट फ़र्क पड़ता है कि आपने जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है उससे बेहतर किया है या नहीं किया है। तो इसलिए आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्ड योर करंट अफेयर्स नॉलेज ग्रेजुअली।
करंट अफेयर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन वन डे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। एंड बच्चे यही गलती करते हैं, वो ये क्या सोचते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ लेंगे, एक हफ्ते में प्रिपरेशन हो जाएगी, 2 हफ्ते में प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू क्रैम, इफ़ यू ट्राई टू क्रैम अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू प्रिपेयर इट ग्रेजुअली। और कैसे करें ग्रेजुअली, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक टिप जो याद रखना है कि आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ना है, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा करंट अफेयर्स का। परफेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में बताया था, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक सेक्शन में ज़्यादा समय स्पेंड कर दिया तो दूसरा सेक्शन आपका सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा और आपका फिर ओवरऑल लेवल पे स्कोर कम हो जाएगा। इवन दो ड्यू जैट में सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सारे सेक्शंस को इक्वल वेटेज देना है। इक्वल वेटेज का मतलब इक्वल सेम टाइम नहीं है, इक्वल वेटेज का मतलब है कि सेक्शन के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर आपको ये इंश्योर करना है कि आप एडिक्वेट जस्टिस कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस बहुत बढ़िया है, तो आप जनरल अवेयरनेस को जल्दी सॉल्व करके उसमें समय बचाएंगे, और जो डिफिकल्ट सेक्शन है, मान लीजिए क्वांट्स है आपका डिफिकल्ट सेक्शन, तो उस पर ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय टाइम मैनेजमेंट। ओके, यूज अ बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच, एज आई सेड बिफोर, आपको सारे सेक्शंस को बराबर बराबर वेटेज देना है। आपको ऑप्टिमाइज करना है उन सेक्शंस को जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, और आपको मिनिमाइज करना है उन एरियाज को जहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस होती है। तो वो आपको बैलेंस करना है प्रिपरेशन के दौरान। Learn to handle pressure, it's goes without saying, because again, as I told you before, that it's a relative exam. You might face that whatever you have prepared may not come, and you'll see that the paper is extremely difficult, and then you'll start panic कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है, मेरे सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे 85 क्वेश्चन बने, 60 क्वेश्चन बने 100 में से। ऐसा आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है एग्जाम के दौरान, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है, और जैसे अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ भी नीचे आ जाता है। तो आप ये एक कोई इमेजिनरी कट ऑफ का चीज़ करने के चक्कर में ना रहिए, दिमाग में अपने हमेशा रखिए कि अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए ही नहीं है। गेट मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयरली बच्चे अपने हाथ से प्रिपरेशन कर पाते हैं डी यू जैट का, क्योंकि डी यू जैट अभी तक आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए होते हैं, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम एब्सोल्यूट एग्ज़ाम होते हैं, वो इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है दैन डी यू जैट। तो इट्स मच बेटर इफ़ यू टेक मेंटरशिप, इफ़ यू take coaching, if you take mock tests and solve them, then it's much better, and it's relatively easier for you to crack the DU-JET exam. अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, फिर समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रोफेशन कैसे करनी है। तो इफ़ यू कैन गेट मेंटरशिप, देन यू शुड गेट मेंटरशिप। क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी और की स्ट्रैटेजी, किसी सीनियर ने आपको बता दिया कि आप पहले जा करके तुम वो सॉल्व कर लेना, पहले जा करके आप इंग्लिश सॉल्व कर लेना, क्वांट सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसमें इतना टाइम स्पेंड करना, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई फर्क, मतलब उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम टेकर के हिसाब से सॉल्व किया जाना चाहिए। यू शुड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, यू शुड बी mindful of your strong and weak areas, and based on that you should prepare your own strategy. किसी की strategy follow करने से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। रिवाइज एवरीथिंग एट लीस्ट वंस अ वीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आपने जो भी प्रिपरेशन करी है, आपने जो भी पढ़ाई करी है, उसको आपको रिवाइज रेगुलरली करना है। अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा और फिर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए वंस अ वीक यू शुड रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड इन द वीक। मॉक टेस्ट आपको इंपॉर्टेंट लेने ही लेने हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। इससे अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ नहीं आएगा, और एग्जाम पैटर्न बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे, और उस स्ट्रैटेजी से आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। ओके, सो प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप स्टडी एक प्लान बना लें। आप क्या करें, आपके पास जितना भी समय हो, मान लीजिए आपने 3 महीने में प्रिपरेशन करनी है, या 6 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी है, या आपको 30 डेज़ में प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसके हिसाब से एक स्टडी प्लान बना लें डे वाइज, कि हर डे में आपको इतने जितना भी पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को आप उन जितने भी डेज़ आपके पास अवेलेबल है, 30 डेज़, मे बी 60 डेज़, 180 डेज़, उसके हिसाब से डिवाइड कर लें, एंड कीप फॉलोइंग द डे वाइज प्लान। वो एक जनरल आइडिया से, बच्चे क्या करते हैं, जनरल प्लान बना लेते हैं कि यार मैं इतने दिनों में कर लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप एक स्टडी प्लान बना लें, ठीक है। सेट अ गोल ईच डे, वर्क हार्ड टू अचीव इट।
एवरी डे डेली गोल्स होने चाहिए, उनको अचीव करना है, फिर अगले डे के गोल पे मूव करना है। अगर मान लीजिए एक या दो दिन किसी दिन सेटबैक हो गया तो फिर अगले दिन जो है उसमें आपको कवर अप करना है। एलोकेट टाइम टू रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एज आई सेड बिफोर कि वीकली आप रिवाइज करें, अगर पॉसिबल हो सके तो एवरी डे रिवाइज कर लें। जो भी आपने पढ़ा है 20-30 मिनट्स लगा करके एक बार जल्दी जल्दी देख लें उसको कि आपने क्या पढ़ा है आज के दिन में। उससे आपकी रिटेंशन अच्छी हो जाएगी। स्मॉल ब्रेक्स एवरी आवर, तो ये क्या होता है जनरली कि अगर जब भी स्टडी प्लान की बात होती है तो बच्चे ऐसा स्टडी प्लान बनाते हैं जैसे कि एकदम आज ही के दिन में ख़त्म करना है सारा सिलेबस और आगे फिर टाइम नहीं है, तो वो क्या कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बना लेता है। तो स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रेगुलरली ब्रेक लेना पड़ेगा। 50 मिनट्स पढ़ने के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, फिर इसी तरह से अगले ड्यूरिंग द होल डे प्रिपरेशन करते रहें। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप फ्रेश भी फील करेंगे। नोट्स बनाते रहें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सकें। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डोंट स्लीप वेल देन यू विल नॉट बी एबल टू एसिमुलेट वट एवर यू हैव स्टडीड। सो जो भी एसिमुलेशन होता है ब्रेन में वो स्लीप के दौरान ही होता है। अगर आपको 6 घंटे की नींद कंप्लीट कर 6 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, तो अपने बॉडी को सुने, अपनी बॉडी का जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उसको सुने एंड देन उसके हिसाब से आप एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप तो डेली ले ही लें। ओके, सो अब मैं थोड़ी सी सेक्शनल टिप्स की बात करूंगा जो क्वांटिटेटिव, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सेक्शन से। तो सबसे पहली बात है कि अर्थमेटिक का जो लेवल होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन में वो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल से के आसपास होता है, एट पार होता है। तो इसलिए अगर आपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करी हुई तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ज़्यादा इस पर एफर्ट नहीं देना है क्योंकि ये उसी के लेवल पे होगा। और अगर आपने अच्छे से बोर्ड में अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो आपको लिए ये सेक्शन ईजी होगा रिलेटिवली। लेकिन हायर मैथ्स के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता बिकॉज हायर मैथ्स एक तो पहले ही डिफिकल्ट होता है खुद भी, और जो इस एग्ज़ाम में जो हायर मैथ्स का लेवल होता है वो बोर्ड से एक लेवल ऊपर होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशली डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम और अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हायर मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है डी जेट में। सिर्फ डी जेट 3 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें हायर मैथ्स पूछा जाता है और अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, वो है डी जेट, आई पी मैट और एनपैट। तो आपको अगर इन तीनों एग्जाम देने हैं तो आपको हायर मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे के लिए इजी है, लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये सेक्शन नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जो अर्थमेटिक टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल का होता है, तो आपने जो डेफिनेटली पढ़ा होगा इन टॉपिक्स को, तो ये सेक्शन आप आराम से कर लेंगे। जहाँ तक है हायर मैथ्स की बात, तो हायर मैथ्स पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये डूएबल है, तो इसलिए आप पैनिक ना करें। इवन दो यू आर फ्रॉम से नॉन साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, यू कैन डू दिस सेक्शन ईजिली। बहुत सारे बच्चे हर साल नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, दे क्लियर इन दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, सो डोंट लूज हार्ट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। रीजनिंग की जो सेक्शन है उसके बारे में कुछ बेसिक टिप्स में बता देता हूँ। सो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं एंड दे आर सपोज टू कन्फ्यूज यू बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे आर टेस्टिंग योर लॉजिकल स्किल्स, दे आर टेस्टिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। तो मिस इंटरप्रेट करने का बहुत चांस होता है क्वेश्चंस को। तो आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, फोकस पूरा बनाए रखिए जब तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लिया, पढ़ नहीं लिया अच्छे से पढ़िए और समझिए और सॉल्व कीजिए। अदरवाइज इफ़ यू मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन यू माइट मेक मिस्टेक्स, स्पेशली इन केसलेट्स, क्योंकि केसलेट में क्या होता है, एक केस के बाद 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने गलती से भी मिस इंटरप्रेट कर लिया पूरे केस को तो आपके 4-5 क्वेश्चन एक बार में ही गलत हो जाएंगे, तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके प्रोफेशन के लिए। इसलिए बी फोकस एंड डू नॉट मिस इंटरप्रेट एनी क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट एज आई सेड, बिकॉज देर आर केसलेट्स, देर आर क्वेश्चंस विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो उस टाइम में बहुत अच्छे को क्या होता है कि टाइम बहुत मतलब इसमें लग जाता है, स्पेशली इन रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। सिलोजिज्म जो टॉपिक है वो सबसे ट्रिकीस्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी में, बट इफ़ यू आर गुड विद एनालिटिक्स लॉजिकल रीजनिंग देन यू विल बी एबल टू इजीली डू इट। आप अगर नहीं हो रहा है आपसे, अगर एनालिटिकल प्रोसेस से नहीं हो रहा है सिलोजिज्म, देन यू कैन सॉल्व इट थ्रू वेन डायग्राम्स। तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो और सेक्शंस पे फोकस और जो टॉपिक्स है उस पर फोकस करके भी आप प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं।
सो जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें, जनरल इंग्लिश जो सेक्शन है रिलेटिवली इजी होता है, एज आई सेड इजी एंड मॉडरेट लेवल का होता है जनरल इंग्लिश। और ये सेक्शन इजी इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक शुरुआत से लेकर के अंत तक बोर्ड्स में ज़रूर इंग्लिश की पढ़ाई की होगी, और इसलिए आपका जो ग्रामर वगैरह वोकैबुलरी वगैरह रिलेटिवली बेटर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सेक्शन नहीं देखा हुआ है, जैसे कि रीजनिंग एंड एबिलिटी आपने कभी देखी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कभी होगा। तो इसलिए ये सेक्शन पे आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों का भी अच्छा होगा तो वो भी अच्छा करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा। कोलोक्वियल एरर्स, जैसे कि ग्रामेटिकली हम इंग्लिश में जो बोलते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि डिड यू बॉट द बुक, तो इसमें आपको जैसे कि गलती है कि डिड के साथ आपका बाय होना चाहिए, बॉट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो मिस्टेक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इट्स नॉट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी इंग्लिश बोलने में आपकी अच्छी है, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामेटिकली भी स्ट्रांग हो। तो वो आप ध्यान रखें, प्रिपरेशन करें उसके हिसाब से। रीड अ लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितने डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतना ही आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपके आरसी में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए रीडिंग अ लॉट और वेरी हेल्प्स अ लॉट। सो मेक रीडिंग अ हैबिट, नॉट जस्ट न्यूज़पेपर्स बट ऑल्सो फिक्शन। तो उससे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी, लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करती है, वो आपको समझ में आ जाएगा, और वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। बिजनेस इन जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बिकॉज दे डोंट प्रिपेयर फॉर इट ड्यूरिंग देयर बोर्ड्स। बट इफ़ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, इफ़ यू हैव बीन से डूइंग जनरल रीडिंग, देन यू विल फाइंड इट दिस सेक्शन रिलेटिवली ईजियर। तो बट अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है, देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और क्योंकि ये सेक्शन मेक एंड मार सेक्शन है, क्योंकि इसी सेक्शन में अगर आपके अच्छा स्कोर आता है तो आपका रैंक इंप्रूव हो जाता है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन जो है वो तो करना ही करना है, लेकिन करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स मैंने जैसा बोला, लास्ट मोमेंट पे आपसे प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ग्रेजुअली ही इम्प्रूव होगा। इट्स रिकमेंडेड दैट पास्ट 6 months करंट अफेयर्स बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट। अगर आपको आपके पास टाइम है, आप अच्छा से कर पा रहे हैं, देन इट्स रिकमेंडेड दैट यू प्रिपेयर करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 year. Static knowledge, as I said, is also asked. There are some questions which come from the basic business theories, which is not that difficult to prepare. It's just a couple of chapters which you can prepare. तो उसके बारे में पैनिक करने की बात नहीं है, वो इजीली आपको मिल जाएगा और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, अगर डेली आप पढ़ पा रहे हैं, और अच्छी न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान टाइम्स की बात नहीं कर रहा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, देन यू शुड चूज़ बिटवीन आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, और वो पढ़ेंगे तो आपकी जनरल अवेयरनेस की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। So there you have it. This is all from our side as far as the basic tips for ensuring your seats are concerned. If you like this video, then please share among your friends, and do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get all the notifications about the videos published by us. Thank you.